आज हम डेविएशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और आज की क्लास में हम डेविएशन पर बेस्ड सारे सवाल सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है ना, शुरू करते हैं मेरे भाई। कल की क्लास अगर नहीं देखी है तो आपसे विनम्रता पूर्वक गाली देके विनती है आज की भी ना देखो, क्योंकि आज की क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, जिसने कल की क्लास देखी है वही आज की क्लास के सवालों को कर पाएगा जल्दी जल्दी से। एक क्लास में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 2 गुनी है, यानी कि एक क्लास में गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से ट्वाइस हैं। ये हो गया बॉयज ए गर्ल्स। देयर आर ट्वाइस एज मेनी गर्ल्स एज बॉयज इन ए क्लास, यानी कि क्लास में अगर एक बॉय है तो क्लास में 2 गर्ल्स हैं। आगे क्या बोला है? 45% ऑफ गर्ल्स एंड 30% ऑफ बॉयज हैव सबमिटेड देयर कंसेंट फॉर आउट स्टेशन टूर। अब भाई ये टूर पे ले जा रहे हैं इनके मास्टरी ने, तो 45% लड़कियों ने और 30% लड़कों ने टूर के जाने के लिए परमिशन दे दी। तो पूछा कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टूर के लिए परमिशन नहीं दी, है ना। What परसेंट ऑफ स्टूडेंट हैव नॉट सबमिटेड कंसेंट फॉर द टूर। तो आप नॉट सबमिटेड वालों पे ध्यान दीजिए ना, नॉट सबमिटेड वालों पे डायरेक्ट ध्यान दीजिए। भाई बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 1:2 है। 45% लड़कियां टूर पे जाना चाहती हैं, तो 100 में से 45 घटाइए, 55% लड़कियां टूर पे नहीं जाना चाहती। इसके बाद 30% बॉयज टूर पे जाने के लिए अपना कंसेंट, अपना परमिशन दे चुके हैं, तो 100% में से 30% घटाइए, 70% बॉयज ने टूर पे जाने के लिए सहमति नहीं दी। तो पूछा आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट, टोटल का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टूर पे जाने के लिए परमिशन नहीं दी है। देखो यहां बहुत आसान डाटा है, जरूरी नहीं कि यहां भी डेविएशन ही लगाया जाए, यहां वेटेड एवरेज बहुत आसानी से लग जाएगा। भाई बॉयज एक बच्चे का, एक लड़के का 70% परमिशन नहीं दी और 2 लड़कियों का 55% परमिशन नहीं दी, तो 55 दूनी 110 जमा 70, 180% हो गया। 180% आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने? बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के 3 है, यानी कि 60%। तो कुल 60% ऐसे हैं जिन्होंने बाहर आउट स्टेशन टूर के लिए परमिशन नहीं दी है। ए ऑप्शन। तो यहां डाटा इजी था, हमने वेटेड एवरेज मेथड ही लगा लिया। इतने ज्यादा अलग अलग लैंग्वेज के सवाल करने का फायदा यह है कि आपका दिमाग खुलेगा। आप ये देख रहे हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट कितनी अलग अलग लैंग्वेज के सवालों में लगता है। सवाल नंबर 44 पढ़िएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 44 सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया है, सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा में सवाल आया है, बताओ कौन करेगा। सवाल यह है कि एक यूनिवर्सिटी में 750 फैकल्टी है, मेल और फीमेल, जिसमें से फीमेल 60% है। फीमेल 60% है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी कि अगर एक यूनिवर्सिटी में टोटल 5 फैकल्टी हैं तो 5 का 60% यानी कि 3 फीमेल हैं। तो भैया 3 आपकी फीमेल फैकल्टी हैं और 2 आपकी मेल फैकल्टी है, बची 2। तो ये एक यूनिवर्सिटी में मेल और फीमेल फैकल्टी की संख्या का रेशियो आ गया। सवाल में बोला है एवरेज हाइट ऑफ फीमेल इज 162 एंड दैट ऑफ मेल इज 168 सेंटीमीटर। फीमेल की एवरेज हाइट 162 सेंटीमीटर है और मेल की एवरेज हाइट 168 सेंटीमीटर है। भाई जो पुरुष फैकल्टी है उनकी एवरेज हाइट 168 है, फीमेल की 162 है। आपसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी के सारे फैकल्टी, सारे फैकल्टी मतलब मेल प्लस फीमेल मिलाकर, मेल प्लस फीमेल मिलाकर यूनिवर्सिटी के सारे फैकल्टियों की एवरेज हाइट कितनी, और जहां आया प्लस वहां आया डेविएशन। आप ब्रेक नहीं कर सकते, यहां वेटेड एवरेज से कहीं ज्यादा आसान रहेगा डेविएशन। ये 168 है, क्या 168 को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 162 + 6 लिख सकता हूं? आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं। आप मुझे बताओ मेल की एवरेज हाइट भी 162 है, फीमेल की हाइट भी 162 है, मेल की हाइट भी 162, फीमेल की 162, तो पूरे ग्रुप की एवरेज हाइट भी 162 होगी। लेकिन 2 मेल की एवरेज हाइट 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, यहां पे 2 मेल की एवरेज हाइट 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। जो भी एक्स्ट्रा होगा केक कटेगा तो सभी बटेगा, टोटल फैकल्टी में डिवाइड हो जाएगा। टोटल फैकल्टी कितने? मेल प्लस फीमेल 5, 2 + 3 5, 5 में डिवाइड कर देंगे बटे 5, 5 से 12 जाएगा भाई 2.4 बार,
तो 162 में 2.4 जोड़ेंगे तो 164.4 सेंटीमीटर। यह सवाल का आंसर आ जाएगा 164.4, ऑप्शन नंबर ए। परसेंटेज नहीं है मेरे प्यारे भाई ये, ठीक है ना, सेंटीमीटर में है एवरेज हाइट। ये बताओ, एसएससी जीडी 2023 के पेपर का सवाल है भाई, एक परिवार का राइस, पेट्रोल और ऑयल पे एक्सपेंस का रेशियो 8:11:6 है। कल तो मैंने ऐसा एग्जांपल भी लिया था, एक परिवार का राइस, पेट्रोल और ऑयल वो जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, उसका रेशियो 8:11:6 है। एक परिवार का राइस, पेट्रोल और ऑयल पे खर्चे का रेशियो 8:11:6 है। सवाल बोला इन वस्तुओं की कीमत 10, 20 और 30% बढ़ जाती है। राइस की कीमत 10% बढ़ जाती है, पेट्रोल की 20% बढ़ जाती है और तेल की कीमत 30% बढ़ जाती है। तो इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा किए जाने वाला कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी, परसेंटेज बताना है। कुल एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़ जाएगा परिवार का कुल एक्सपेंडिचर। या तो आप डेविएशन लगाओ, लेकिन इस सवाल का डाटा इतना आसान है, मैं बता चुका हूं कि जरूरी नहीं कि हर जगह हम डेविएशन का रोना रोते रहें। डाटा बहुत आसान है, तो वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं। चावल पे खर्च कितना बढ़ा, चावल पे खर्च बढ़ा 8 का 10% यानी कि 80। पेट्रोल पे खर्च कितना बढ़ा, 11 का 20% यानी कि 220। तो 80 और 220 आ गया 300। तेल पे खर्च कितना बढ़ा, 6 का 30%, 180। तो 80 प्लस 220 300 प्लस 180 480। 480% कुल खर्चा बढ़ गया, 480% कुल खर्चा बढ़ा। कितने के समान पे, कितने पे, 8, 11, 19 और 6 25 पर बटे 25 ही आ गया मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई परेशानी? ये आंसर आ गया। 25 से भाग देने का आसान तरीका, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो। 48 चौका 192, 1920 को 100 से भाग करेंगे तो 19.2%। तो 19.2% परिवार का खर्चा बढ़ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर है, 19.2%। अमित 20.2 नहीं है, 19.2 आंसर है। कृपया कैलकुलेशन ठीक से करें। ये बताइए, ये बताइए, टेक्नीशियन का सवाल है मेरे भाई, आईसीआर टेक्नीशियन का बताओ, टेक्नीशियन का। बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत बढ़िया इसकी लैंग्वेज है। इन ए फैक्ट्री देर आर 3 टाइप ऑफ मशीन, M1, M2 एंड M3 विच प्रोड्यूस 25%, 35% एंड 40% ऑफ टोटल प्रोडक्ट। एक फैक्ट्री में 3 मशीन है, M1, M2, M3, जो कुल प्रोडक्ट का 25, 35 और 40% प्रोडक्शन करती है। M1, M2 और M3 क्रम से 3, 4 और 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं। भाई हर मशीन तो परफेक्ट काम नहीं करती। तीनों मशीन क्रम से 3%, 4% और 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपसे पूछा व्हाट द परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट। नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट का परसेंटेज क्या है? देखो मेरे भाई, एक फैक्ट्री में 3 मशीन है, M1, M2 और M3, 3 मशीन है। जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, ध्यान सुन लीजिएगा मेरे भाई, एक मशीन में 3 फैक्ट्री हैं, सॉरी एक फैक्ट्री में 3 मशीनें हैं, M1, M2, M3। मशीन M1 25% प्रोडक्ट बनाती है, M2 35% और M3 40%। इसका मतलब ये समझो कि जैसे फैक्ट्री में टोटल 100 खिलौने बने, फैक्ट्री में टोटल मान लिए 100 खिलौने बने, तो 100 का 25%, 25 खिलौने मशीन M1 ने बनाए, 35% 35 खिलौने M2 ने बनाए हैं और 40 खिलौने जो है मशीन M3 ने बनाए। टोटल जोड़ के 100 आएगा, जोड़ लीजिएगा। यानी कि मशीन M1, M2 और M3 जो सामान बना रही हैं, M1, M2 और M3 जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उन प्रोडक्ट की संख्या का रेशियो क्या हो गया? M1, M2, M3 के प्रोडक्शन का रेशियो क्या आएगा? 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5:7:8। मशीन M1, M2 और M3 इस रेशियो में मेरे प्यार भी सामान का उत्पादन प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जब ये तीनों मशीन सामान बनाती हैं, तो मशीन M1 में बने सामान का 3% डिफेक्टिव है, मशीन M2 के सामान का 4% डिफेक्टिव है और तीसरी मशीन के सामान का 5% डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव, डिफेक्टिव,
डिफेक्टिव सामान है, यानी कि वो खराब है। तो आप मुझे बताओ तीनों मशीन कुल मिलाकर कितने परसेंट सामान डिफेक्टिव बना रही हैं कि कुल मिला के। तो मेरे भाई डाटा बहुत आसान और छोटा है, वेटेड एवरेज से कर लेते हैं। पहली मशीन में 5 का 3% डिफेक्टिव है, 5 तिया 15 है। दूसरी मशीन में 7 का 4% डिफेक्टिव है, 7 चौक 28। तीसरी मशीन में 8 का 8 सामान का 5% डिफेक्टिव है, 40। तो 15 और 28 43 और 40 83%। 83% सामान डिफेक्टिव है। आउट ऑफ टोटल कितना सामान? 5 7 12 8 20। नीचे टोटल से डिवाइड कर देंगे, आउट ऑफ 20। तो 20 चौक 80 और 3/20 आएगा 0.15, यानी कि कुल प्रोडक्शन का 4.15% डिफेक्टिव है। जितना भी फैक्ट्री में सामान बनता है उसका 4.15% डिफेक्टिव सामान है। लेकिन सवाल में यह पूछा है परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नॉन डिफेक्टिव है, जिनमें कोई खराबी नहीं है। भाई टोटल सामान का प्रोडक्शन तो 100% हुआ। अगर 100% में से हमारे 4.15% डिफेक्टिव हैं तो ये घटा दीजिए, 100 में से 4.15 घटा दीजिए, बचा 95.85। तो 95.85% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नॉन डिफेक्टिव है, जो बिल्कुल सही हैं। तो आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन, 95.85। समझ में आया? तो बच्चों पहले यहां पे मैंने डिफेक्टिव प्रोडक्ट की संख्या निकाल ली, फिर मैंने नॉन डिफेक्टिव निकाल ली, 100 में से घटा के, आसान पड़ गया। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 47, ये बताइए, 3 सवाल मैं आपको कराने वाला हूं अब। ये बताओ 47 नंबर क्वेश्चन, जल्दी करिए मेरे भाई। आज की क्लास में हमें यहां सवाल करने हैं 64 तक। करो। एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स ग्रेड इज असिस्ट बेस्ड ऑन इंटरनल टेस्ट 30%, असाइनमेंट 30%, एक्सटर्नल एग्जाम 40%. If a student score 90% internal test, 95% in assignment and 75% in external exam, then the overall grade of the student is। देखो ये सवाल बहुत आसान है, स्टूडेंट के ग्रेड निकालने वाला। भाई एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो हम जब स्टूडेंट का ग्रेड निकालते हैं तो इंटरनल टेस्ट का हम 30% लेते हैं। इंटरनल टेस्ट का कितना वेटेज लेते हैं? 30%। असाइनमेंट का कितना लेते हैं? असाइनमेंट का भी हम 30% वेटेज लेते हैं। और जो हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होता है मेरे भाई, कॉलेज के बाहर जो एग्जाम होता है उसमें 40% वेटेज लेते हैं। आप ये मान के चलिए मेरे भाई कि जैसे कोई 100 नंबर का पेपर हुआ, आप ये मान के चलिए कि जैसे कोई 100 नंबर का पेपर हुआ, तो 100 में से 30 नंबर का होगा आपका इंटरनल एग्जाम, 30 नंबर का होगा असाइनमेंट और 40 नंबर का होगा एक्सटर्नल, यानी कि टोटल हो गया 100 नंबर का। और 100 में जो भी आंसर आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, तो ऐसे सवाल में 100 पे ध्यान दिया करो। ये मान लीजिए मेरे भाई कि इंटरनल 30 नंबर का आ रहा है, असाइनमेंट 30 नंबर का है और एक्सटर्नल एग्जाम 40 नंबर का पूछा जा रहा है। मान लिया कि कोई पेपर 100 नंबर का है, तो 100 में से 30 नंबर का इंटरनल इस कॉलेज के अंदर पेपर होगा, 30 नंबर का आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा और 40 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। अब एक बच्चा ऐसा है जिसके इंटरनल एग्जाम में आए 90%, 90% नंबर आए इंटरनल एग्जाम में, असाइनमेंट में आए उसके 95%, असाइनमेंट में 95% नंबर आए, और एक्सटर्नल एग्जाम बाह्य परीक्षा में उसके 75% मार्क्स आए एक्सटर्नल एग्जाम में। तो पूछा है उस स्टूडेंट का ओवरऑल ग्रेड कितना है, सभी पोर्शन में मिलाकर ओवरऑल ग्रेड कितना है। आप मुझे एक बात बताओ, इंटरनल एग्जाम में कितने नंबर मिले? 30 का 90% 27, इंटरनल एग्जाम में 27 नंबर आए। असाइनमेंट में कितने नंबर आए? 30 का 95% कितना होता है? 27 और 1.5 28, 95 तिया आ जाएगा ना, 28.5 आ जाएगा मेरे भाई। एक्सटर्नल में कितने नंबर आए? 40 का 75%, 40 का 75% कितना होता है? 75% 3/4, 40 का 3/4 30, यानी कि कुल मार्क्स कितने आए उसके?
27 और 28 55.5 और 30 85.5, तो उसके 85.5 नंबर आए हैं मेरे प्यारे भी, कुल 85.5। कुल कितने मार्क्स में से आउट ऑफ 100? 30 और 30 40, 30 और 30 60 और 40 100, 100 में से उसके 85.5 नंबर आए हैं कुल। तो परसेंटेज में भी कितना आया होगा मेरे प्यारे भाई? उसका 85.5%। यानी कि अगर आपका बेस 100 है, अगर आपका टोटल बेस 100 है, तो जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। 85.5% मार्क्स उसके आए, 85.5% मार्क्स आए उसके मेरे भाई, 85.5%। समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये तरीका है। यानी कि मैंने यहां पे रेशियो नहीं लिया, क्योंकि ये ना टोटल 100 हो रहा है, 30 और 30 60 और 40 100, और 100 में जब मैं निकालूंगा तो डायरेक्ट आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। अब लिखना कम करना। देखो अगला सवाल बिना लिखे सवाल में ही करना आप। ये सवाल आया सीजीएल 2023 के पेपर में, देखते कितने बच्चे कर पाएंगे, देखते हैं इस सवाल को कितने बच्चे कर पाएंगे। तो यहां आपको मेरे भाई थोड़ी बहुत समाज की भी, अब कोई बच्चा कॉलेज ही नहीं गया, उसे असाइनमेंट ही नहीं पता, इंटरनल ही नहीं पता, वो क्या इस सवाल की हार्ट को समझ पाएगा? चलो जल्दी से बताओ 48 नंबर का आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 48 नंबर का देखो कितना बड़ा सवाल है, और एक लाइन में एक स्टेप में आंसर आप निकालोगे। एक एग्जाम में एक कैंडिडेट 3 पेपर में बैठा एबीसी में, और पेपर ए में उसके कितने परसेंट आए भाई? एक स्टूडेंट 3 पेपर में बैठा, पेपर ए में 75% आए हैं, पेपर बी में 80% आए, और तीसरे पेपर सी में 60% अंक आए। बोला पेपर ए बी और सी को जो वेटेज दिया गया वो 40%, 50% और 10% था। एबीसी को जो वेटेज असाइन किया गया, इफ द वेटेज असाइन टू पेपर एबीसी वर 40, 50 एंड 10%। तो पूछा उस कैंडिडेट के ऑल द 3 पेपर, तीनों पेपर में मिलाकर ऑल द 3 पेपर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, प्लस मतलब डेविएशन, तीनों पेपर में मिलाकर कितने परसेंट नंबर आए भाई? ए का वेटेज 40% है, बी का वेटेज 50% है, सी का वेटेज 10% है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि भाई ए अगर 40 मार्क्स का है तो बी 50 नंबर का पेपर है, सी 10 नंबर का पेपर है। अगर तीनों पेपर आपके टोटल 100 नंबर के हुए ना, तीनों पेपर टोटल 100 नंबर के, तो 100 नंबर में से 40 नंबर का ए है, बी 50 का है, सी 10 नंबर का है, तीनों को जोड़ के 100 आएगा। ठीक है मेरे भाई? तो अगर बेस 100 होता है ना, बेस 100 होता है, टोटल मार्क्स 100 हैं तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर एबीसी के, तो सीधा आंसर परसेंटेज में आता है। भाई पेपर ए 40 नंबर का है, पेपर ए में कितने परसेंट आए? 75%। 40 का 75%, 30 नंबर आए। बी 50 नंबर का है, बी में कितने नंबर आए? 50 का 80%, 50 का 80%, 40 नंबर आए पेपर बी में। सी है, सी में कितने स्कोर आए? 60%, सी 10 नंबर का है, 10 का 60% कितना होता है? 6, सी में 6 नंबर आए, तो तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर उसके 76 नंबर आए, 100 में से 76 आए, यानी कि 76% उसका स्कोर है। तो क्या दिमाग में हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे करना है। चलिए एक सवाल और करेंगे हम इस पे, आखिरी लैंग्वेज मेरे भाई, ये पोर्टफोलियो वाला, स्टॉक के पोर्टफोलियो वाला। ये बहुत फेमस है मेरे बच्चों, बहुत फेमस सवाल है, क्योंकि इन सवालों को करने के पहले आपको थोड़ी बहुत एग्जाम की, अब जैसे स्टॉक वाला सवाल है, आपको स्टॉक की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। कोई बिल्कुल खोखला बालक है जिसे समाज की कोई जानकारी नहीं है, वो इस सवाल ही नहीं समझ पाएगा, सॉल्व क्या करेगा? वेटेड परसेंटेज का मतलब है तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर कुल कितने परसेंट नंबर आए। सवाल नंबर 49, पहले आप ये सवाल पढ़ो, फिर आप मुझे बताओ कि सर हम इस सवाल को समझ पा रहे हैं, कितने बच्चे समझ पा रहे हैं? ए स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं। स्टॉक ए रिप्रेजेंट 20% ऑफ पोर्टफोलियो एंड हैज ए रिटर्न ऑफ 6%। स्टॉक बी रिप्रेजेंट 30% ऑफ पोर्टफोलियो एंड हैज ए रिटर्न ऑफ 8%। Stock C represent 20% of portfolio and has a return of 4%. Stock D represent the remaining 30% of portfolio and has a negative return of 5%. What is the average return of portfolio? पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न क्या है? नहीं समझे ना इस बात को, मैं समझाता हूं। जैसे स्टॉक्स,
स्टॉक आप समझते हैं जैसे भाई बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जैसे हमारी टाटा की कंपनी है टाटा, जैसे हमारा रिलायंस है मेरे प्यारे भाई, रिलायंस, जैसे हमारा रिलायंस है मेरे प्यारे भाई, जैसे हमारी आदित्य बिरला है, आदित्य बिरला, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये क्या करती है मेरे प्यारे भी, अपने स्टॉक रिलीज करते हैं, यानी कि आप इन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास 5 लाख रुपए, आपने 5 लाख रुपए रिलायंस कंपनी को दे दिए कि भाई साहब ये मेरे 5 लाख रुपए, मैं तो अनट आदमी हूं, आप ये 5 लाख रुपए लो, आप बिजनेस करते हो, आप इन 5 लाख रुपए को अपने व्यापार में लगाओ, बिजनेस में लगाओ और पैसा कमाओ। पैसा कमाओगे तो थोड़ा बहुत पैसा हिस्सा मुझे भी दे देना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे भी दे देना। इसे कहते हैं स्टॉक खरीदना। सपोज आपने 100 रुपए के स्टॉक खरीदे हैं, तो 100 रुपए में से आपने टाटा के माना 50 के स्टॉक खरीदे, रिलायंस के 30 रुपए के स्टॉक खरीदे, आदित्य बिरला के 20 रुपए के स्टॉक खरीदे, तो ये आपका पोर्टफोलियो तैयार हो गया। इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब कि भैया एक डायरी, एक ऐसी डायरी जिसमें, या एक ऐसा मेरे दोस्तों नोट्स, ऐसे नोट्स जिसमें यह लिखा रहेगा कि आपने टाटा कंपनी में, रिलायंस कंपनी में और आदित्य बिरला कंपनी में कितना कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है। जैसे आपने टाटा के, आपके पास 100% है, 100% में से 50% आपने टाटा के शेयर खरीदे, रिलायंस के 30% शेयर खरीदे, आदित्य बिरला के 20% खरीदे हैं 100 में से। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर। फिर आता है इनका रिटर्न। टाटा कहते हैं कि भाई साहब हम जो भी पैसा कमाएंगे, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया, हम उसका 8% आपको प्रॉफिट देंगे। तो कंपनी जो पैसा आपको वापस लौटाती है प्रॉफिट के तौर पे, उसे हम बोलते हैं रिटर्न। सर आपने टाटा के 50 रुपए के शेयर खरीदे, 50 रुपए टाटा जी को दिए कि भाई आप पैसा, हम आपको 50 रुपए दे रहे हैं, बिजनेस में लगाओ। तो टाटा कहते हैं ठीक है हम आपको 8% प्रॉफिट देंगे। तो 50 का 8% यानी कि टाटा जी आपको 4 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, और 50 रुपए तो आपका है ही इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको 54 रुपए मिल जाएंगे। समझ में? ये थोड़ी बहुत कहानी है जो पढ़े लिखे आदमी को आती होगी, अनपढ़ आदमी को क्या ही आता भैया। तो एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं, यानी कि एक आदमी ने 4 स्टॉक में पैसा लगाया है, एबीसीडी में 4 स्टॉक में पैसा लगाया सवाल में। और यहां लिख रहा हूं मैं रिटर्न। 100 में जो भी आंसर आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। एक आदमी ने 4 स्टॉक में पैसा लगाया, स्टॉक रिप्रेजेंट 20% ऑफ पोर्टफोलियो। स्टॉक ए में उसने 20% इन्वेस्ट किया है और इसका रिटर्न है 6%। स्टॉक बी में उसने 30% इन्वेस्ट किया, इसका रिटर्न 8% है। स्टॉक सी में उसने 20% इन्वेस्ट किया पोर्टफोलियो का, इसका रिटर्न 4% है। स्टॉक डी में रिमेनिंग 30% इन्वेस्ट किया, स्टॉक डी में 30% इन्वेस्ट किया है और इसका रिटर्न निगेटिव रिटर्न है 5%। निगेटिव रिटर्न का मतलब कंपनी डी में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया वहां से प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा घाटा हो गया। 5% कंपनी नीचे डूब गई, आपके भी 5% डूब गए जो आपने इन्वेस्ट किया था। तो यहां निगेटिव है, घाटा हो गया, कंपनी प्रॉफिट नहीं बांट रही, घाटे में चली गई। तो आपने टोटल मान लीजिए 100 रुपए लगाए हैं स्टॉक्स में, 4 अलग अलग कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया एबीसीडी में। यहां 20 रुपए, यहां 30 रुपए, यहां 20 रुपए, यहां 30 रुपए, जोड़ के 100 आएगा। जोड़ो ना, 50-50 100 आ रहा है। तो आपसे पूछा चारों स्टॉक्स में मिलाकर आपका एवरेज रिटर्न कितने परसेंट आया है। तो आप मुझे बताओ स्टॉक ए में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 20 का 6%, 20 का 6% 1.2। स्टॉक बी में कितना रिटर्न कमाया, 30 का 8%, 30 अट्ठे 240 होता है ना, दशमलव में 2.4। स्टॉक सी में कितना रिटर्न कमाया, 20 का 4%, 20 का 4% होता है 0.8। स्टॉक सी में कितना कमाया है, यहां तो नुकसान हुआ 30 का 5%, 30 का 5% कितना होता है, 1.5, 1.5 का है नुकसान हो गया। तो चार स्टॉक से मिला के आपने कितना कमाया, 1.2 और 0.8, 2 4.4, 4.4 में से 1.5 घटाएंगे 2.9। तो आपने मेरे भाई अगर 100 रुपए के शेयर खरीदे, 100 रुपए स्टॉक में लगाए हैं, तो चारों कंपनी से मिलाकर आपको 2.9 का फायदा हुआ। 100 में जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा, यानी कि 2.9% का आपको एवरेज रिटर्न मिला है, 2.9% का। बस इस सवाल में यही खास बात थी कि चौथी कंपनी में जो आपका है वो निगेटिव रिटर्न है, यानी कि यहां आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा मेरे भाई, यहां आपको नुकसान हो जाएगा, माइनस।
प्रॉफिट हर कोई जानता है प्लस और लॉस हर कोई जानता है माइनस। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात समझ में आ गई है। देख रहे हो, सारे सवाल डेविएशन के थे पर हर सवाल की लैंग्वेज अलग है ना। ये टूर वाला सवाल, ये एवरेज हाइट वाला, ये खर्चे वाला, ये कारखाने वाला सवाल है, ये मार्क्स वाला सवाल है, स्टॉक्स वाला सवाल है। एक ही कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा सवालों में लगता है, कितने ज्यादा सवालों में। ठीक है ना। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे तो आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर के लगाओगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से मेरे प्यारे दोस्त हम आगे चलते हैं, आगे आगे चलते हैं सब लोग। नेक्स्ट, अब हमने ये तो सीख लिया मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। तो बेसिकली मैंने ये जो आपको पढ़ाया है डेविएशन, इसका इस्तेमाल होता है मीन वैल्यू निकालने के लिए, मीन वैल्यू निकालने के लिए। अब हम यहां से आगे समझेंगे रिवर्स डेविएशन, रिवर्स डेविएशन, रिवर्स डेविएशन। रिवर्स डेविएशन, ध्यान से बनेगा, रिवर्स डेविएशन। ठीक है, डेविएशन का इस्तेमाल ओवरऑल इफेक्ट, कुल परसेंटेज इफेक्ट, ओवरऑल परसेंटेज है भी मेरे प्यारे भैया मीन वैल्यू निकालने के लिए होता है। अब है रिवर्स डेविएशन, ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, ध्यान सुनेगा। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, एक बार में नहीं आएगा समझ में। 2-3 एग्जांपल लूंगा तब समझ में आएगा, 2-3 एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए एक क्लास है, मान लीजिए एक 12वीं की क्लास है, 12th क्लास। मान लीजिए मेरे प्यारे में एक 12वीं की क्लास है, 12th क्लास। उसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। ठीक है, एक 12वीं की क्लास है, उसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, और बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशो 7:5 है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशो 7:5 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई एक 12वीं की कक्षा है और 12वीं की क्लास का मेरे प्यारे भाई में लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशो, बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशो 7:5 है। अब हमने किया मेरे प्यारे भाई इनका वेट, एवरेज वेट निकाला, औसत वजन। हमने इनका निकाला प्यारे बच्चे एवरेज वेट, एवरेज वेट। एवरेज वेट कैसे, एवरेज वेट या हिंदी में औसत वजन। औसत वजन कैसे निकाला जाता है, जैसे मेरे भाई एक क्लास में मान लीजिए 5 बच्चे हैं, मान लीजिए क्लास में 5 बच्चे हैं। सबसे पहले इन 5 बच्चों का टोटल वेट निकालो, सबका टोटल वेट निकालो और डिवाइड कर दो भाई ये कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे ही तो होता है मेरे भाई, ऐसे ही तो होता है। इसे कहते हैं एवरेज वेट, एवरेज वेट, औसत वजन, औसत वजन। भाई मान लीजिए एक क्लास में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का वजन 70 है, किसी का 78 है, किसी का 60 किलो है, किसी का 102 किलो है, किसी का 40 किलो है। तो एवरेज क्या आएगा, सभी के वजन को जोड़ लो। ये पांचों के 5 बच्चे, सभी का वजन जोड़ लो। ये कितने बच्चे, 5, 5 से भाग कर दो, तो इन 5 बच्चों का एवरेज वेट आ जाएगा। यानी कि एवरेज वेट जो निकाला जाता है वो स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के निकाला जाता है, स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के, और यहां स्टूडेंट की संख्या का ही रेशियो बताया गया है। ठीक है भाई। अब मान लीजिए कि लड़कों का जो औसत वजन है, जो बॉयज का एवरेज वेट है, वो है, जो बॉयज का एवरेज वेट है मेरे प्यारे भी, वो है 80 केजी, 80 केजी। लड़कों का औसत वजन 80 किलो है, जबकि पूरी क्लास का, जबकि पूरी क्लास का, पूरी क्लास समझते हैं, पूरी क्लास समझते हैं बच्चों, बॉयज प्लस गर्ल्स प्लस आगे ना, पूरी क्लास का मिलाकर एवरेज वजन मान लीजिए 76 केजी है। पूरी क्लास का जो औसत वजन है वो 76 केजी है, पूरी क्लास का। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि यहां आपको मीन वैल्यू बताई गई है, आपको मीन वैल्यू, यही तो होता है मीन वैल्यू।
पूरी क्लास का एवरेज वजन 76 किलो बताया गया और आपसे पूछा गया बताओ गर्ल्स का एवरेज वेट क्या है। गर्ल्स का एवरेज वेट क्या है, यानी कि ये उल्टा प्रोसेस हो गया। यहां आपको उल्टा सोचना पड़ेगा, यहां आपको उल्टा सोचना पड़ेगा मेरे भाई। ऐसे सवालों में रिवर्स डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगता है। कुछ अलग नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:5 है। एक क्लास में लड़कों का वजन है 80 किलो, जबकि पूरी क्लास का औसत वजन है 76 किलो। आपसे पूछा लड़कियों का एवरेज वेट क्या है, लड़कियों का एवरेज वेट क्या है ये आपसे पूछा गया है। लड़कियों का एवरेज वेट क्या है ये आपसे पूछा गया है मेरे भाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर समझ में आई है। यानी कि अभी तक हमने जो सवाल करे उनमें ये मीन वैल्यू निकालनी थी, हमें कैलकुलेट करनी थी। यहां मीन वैल्यू दी गई है ऑलरेडी और आपसे उल्टी गर्ल्स का एवरेज वेट पूछा है। कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा। ऐसे सवालों में एलिगेशन का मेथड भी लगता है। एलिगेशन में आपको जब एलिगेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा, अब मैं आपको सिखा रहा हूं रिवर्स डेविएशन। आप मुझे बताओ, देखो यहां मीन वैल्यू दी हुई है, मीन वैल्यू ये पूरी क्लास का एवरेज वेट, पूरी क्लास यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज वेट, पूरी क्लास बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज वेट 76 केजी होना चाहिए पूरी क्लास का। यानी कि मुझे यहां पे बैलेंस करना है। जब सवाल में यह बता दिया, इस एग्जाम्पल में यह बता दिया कि पूरी क्लास का एवरेज वेट, पूरी क्लास का एवरेज वेट 76 केजी है, पूरी क्लास का एवरेज वेट 76 केजी है, तो यहां पर बैलेंस होना चाहिए। एक बार बताओ, ध्यान सुनिएगा, एवरेज वेट 76 कब आएगा? आप मुझे बताओ, एक क्लास में लड़के कितने भी हों लड़कियां कितनी भी हों, क्या फर्क पड़ता है? एक क्लास में लड़के कितने भी हों लड़कियां कितनी भी हों, मान ले 7 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, अगर लड़कों का एवरेज वजन 76 केजी है, लड़कियों का एवरेज वजन 76 केजी है, तो पूरी क्लास का भी एवरेज वजन 76 केजी आएगा, पूरी क्लास का भी 76 केजी आएगा, पूरी क्लास का आएगा कि नहीं आएगा? करके देख लो। 7 लड़कों का वजन कितना है? 7 गुणा 76 प्लस 5 लड़कियों का कितना है? 5 गुणा 76। क्लास में बच्चे कितने हैं? टोटल 7 और 5, ऊपर 12 गुणा 76, नीचे 12, 12 से भाग देंगे 76 ही आ गया। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, 76 ही आएगा। अगर आप ये मान के चलो मेरे भाई, बॉयज और गर्ल्स कुछ भी हो, लड़कों का अगर लड़कों का एवरेज वेट 76 केजी है, लड़कियों का एवरेज वेट 76 केजी है, तो पूरी क्लास का एवरेज वेट भी 76 ही आएगा। लड़कों का एवरेज 76, लड़कियों का औसत वजन 76, पूरी क्लास का भी प्लस पूरी क्लास का भी 76 आएगा। ये वही है कि अगर एक गांव में आदमी की जनसंख्या 5% बढ़ती है, औरतों की संख्या 5% बढ़ती है, तो गांव की कुल आबादी आदमी प्लस औरत भी 5% ही बढ़ेगा। वही है, अगर लड़कों का औसत वजन 76 केजी है, लड़कियों का 76 केजी है, तभी तो पूरी क्लास का एवरेज वजन 76 केजी होगा, तभी तो पूरी क्लास का 76 केजी होगा। अब आप मुझे 76 केजी पर बैलेंस करना है, बैलेंस। अगर पूरी क्लास का एवरेज वेट 76 केजी है, अगर पूरी क्लास का एवरेज वेट 76 केजी है, तो लड़कों का भी 76 केजी होना चाहिए और लड़कियों का भी 76 केजी होना चाहिए। अगर पूरी क्लास का एवरेज वेट 76 केजी है, पूरी क्लास का, तो लड़कों का भी 76 होना चाहिए और लड़कियों का भी 76 होना चाहिए। पर क्या ऐसा है? नहीं। लड़कों का जो एवरेज वेट है वो 76 से 80 4 ज्यादा है। लड़कों का एवरेज वेट 4 केजी ज्यादा है। लड़कों का एवरेज वेट 4 केजी ज्यादा है। हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं। हमें दिया है पूरी क्लास का औसत वजन 76 केजी है, तो लड़कों का भी 76 होना चाहिए, लड़कियों का भी 76, बात खत्म। लेकिन लड़कों का एवरेज वजन 80 किलो है,
76 एवरेज से जब कंपेयर करता हूं 80 तो 4 किलो ज्यादा है। हमारे पास लड़के हैं कितने? 7। 7 लड़कों का एवरेज वजन 4-4 केजी ज्यादा है, यानी कि 7 लड़के हैं, हर बच्चे का एवरेज 4-4 केजी ज्यादा है। हमारे पास 7 लड़के हैं, 7 लड़कों में हर एक का वजन 4-4 केजी ज्यादा है। 7 लड़कों का एवरेज 4-4 केजी ज्यादा है, तो ये ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा बैलेंस करना है। जब मैंने एवरेज से कंपेयर किया तो 7 लड़कों में हर एक का वजन 4-4 किलो ज्यादा आ रहा है। तो बैलेंस करने के लिए बताओ बच्चों क्या करना होगा? अगर लड़कों का वजन इतना ज्यादा हो रहा है तो बैलेंस करने के लिए हमें लड़कियों का वजन 7 का 4 के ये कम करना पड़ेगा। आप बोलोगे हां जी सर, इसे ही कहते हैं बैलेंस करना। कि अगर सवाल में बता दिया कि भाई एवरेज यहां टिकाना है तो यहां टिकाओ। ये तराजू है मेरे भाई, तराजू, ये तराजू है। हमें तराजू का कांटा 76 केजी पे बैलेंस करना है। 76 केजी पे तराजू का कांटा कांटा बैलेंस करना है। अगर लड़कों का इतना ज्यादा हो रहा है तो बैलेंस करने के लिए लड़कियों का वजन इतना ही कम करना पड़ेगा। हमें एवरेज पे बैलेंस करना है। भाई अगर पूरी क्लास का एवरेज वजन 76 केजी है तो लड़कों का भी 76 होना चाहिए, लड़कियों का भी 76 होना चाहिए। पर लड़कों का एवरेज वजन है 80, 76 से 4 केजी ज्यादा है। 7 लड़कों का एवरेज 4 केजी ज्यादा है, तो यहां बैलेंस करने के लिए मेरे भाई 7 का 4 केजी कम करना पड़ेगा। मेरे भाई बैलेंस करने के लिए कम करना पड़ेगा। यहां जितना ज्यादा है यहां उतना कम करना पड़ेगा। लेकिन हम यहां पे निकालने एवरेज वजन। किसका एवरेज वजन निकालने? लड़कियों का। लड़कियों का औसत वजन निकालने। लड़कियों का औसत वजन कितना है? लड़कियां हैं कितनी? 5। भाई लड़कियां हैं कितनी? 5। तो अगर हम लड़कियों का औसत वजन निकाल रहे हैं तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसी की तो बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। जब हम टोटल वेट निकालते हैं, टोटल एवरेज वेट, तो हम टोटल स्टूडेंट 7 और 5 12 से डिवाइड करेंगे। हम लड़कियों का एवरेज वेट निकाल रहे हैं, लड़कियां की संख्या कितनी है? 5, तो हम यहां 5 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई। यहां 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मजा आया। अब 5 से आपका ये 28 चला जाएगा कितनी बार? 5.6 बार। तो लड़कियों का जो औसत वजन होगा 76 में से 5.6 घटाइए, 70.4 किलो। लड़कियों का औसत वजन 70.4 किलो होगा। ये आंसर है। 70.4 केजी लड़कियों का एवरेज वेट होगा। अच्छे से समझ लीजिए, ये प्रॉफिट लॉस में भी इस्तेमाल होता है, प्रॉफिट लॉस में भी। ठीक है। हम 76, पूरी क्लास का एवरेज कितना है? 76। तो हम 76 से कंपेयर करेंगे। अगर लड़के ज्यादा बैठ रहे हैं तराजू में तो लड़कियों को कम करना पड़ेगा। ठीक है, हमें बैलेंस तराजू का कांटा 76 केजी पे लाके टिकाना है। कॉमन सेंस है मेरे भाई, कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस है। मुझे लगता है थोड़ी सी बात आपको जरूर समझ में आई होगी, कोई बात नहीं। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं मेरे भाई। कौन सा एग्जाम्पल ले लें? वही ले लेते हैं, क्लास वाला ही। भाई माना एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, और बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, यहां पर बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 7:10, 7:9, 4:9 ले लेते हैं। मान लीजिए एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। 12वीं की एक क्लास है जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 4:9 है। समझ में आया? आप बोलोगे हां सर। फाइनल सेमेस्टर के पेपर हुए, फाइनल सेमेस्टर के पेपर में, फाइनल सेमेस्टर के पेपर में, फाइनल सेमेस्टर के पेपर में 73% गर्ल्स पास हुई। फाइनल सेमेस्टर के पेपर में 73% गर्ल्स पास हुई, गर्ल्स पास हुई, 73% गर्ल्स पास हुई मेरे भाई। जबकि पूरी क्लास से, पूरी क्लास से
पूरी क्लास से मेरे प्यारे बच्चों 81% स्टूडेंट पास हुए। 81%। 81%। एक सेकंड देख लेंगे। पांच कर लेते हैं। एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशो 4:5 है, ठीक है ना। हाँ, चलो ये बताइए। फिर से एक और एग्जांपल ले रहा हूं। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशो 4:5, यानी कि 4 अगर लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं। अब इनके फाइनल सेमेस्टर के पेपर हुए, बीए के पेपर हुए। 73% लड़कियां पास हो गई, जबकि पूरी क्लास में मिलाकर यानी कि बॉयज और गर्ल्स 81% स्टूडेंट पास हुए। तो मैं जानना चाहता हूं, बताओ कितने परसेंट बॉयज पास हुए, कितने परसेंट बॉयज पास हुए। मेथड तभी लगेगा जब बीच में प्लस आएगा, प्लस। मेरे भाई कितने परसेंट बॉयज पास हुए, लड़के कितने परसेंट पास हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो क्या आपको पढ़ते ही नहीं, क्या आपको देखते ही नहीं पता लग गया कि यह सवाल रिवर्स डेविएशन का है। इस सवाल में ऑलरेडी वेटेड एवरेज मीन वैल्यू दी हुई है। आपसे पूछा लड़के कितने परसेंट पास हुए। भाई साहब पूरी क्लास में कितने परसेंट पास हुए, 81%। ये हमें तराजू का, घड़ी का कांटा यहां लाके टिकाना है। पूरी क्लास में 81% पास हुए, 81%, ये हमें लाके टिकाना है। यहां पे है घड़ी का कांटा, यहां 81% पे टिकना चाहिए मेरे प्यारे भाई, 81% पे। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आप बताओ, अगर पूरी क्लास में 81% स्टूडेंट पास हुए, अगर पूरी क्लास में 81% स्टूडेंट पास हुए हैं, तो लड़के भी 81% पास होने चाहिए और लड़कियां भी 81% पास होनी चाहिए। भाई लड़के भी 81% पास होने चाहिए और लड़कियां भी 81। अगर लड़के 81% पास हो जाएं, लड़के 81 पास हो जाएं, तो पूरी क्लास में भी पास बच्चों का परसेंटेज 81 आएगा। लड़के भी 81 पास। भाई पूरी क्लास में अगर 81% पास हुए हैं, तो बॉयज भी 81% पास होने चाहिए और गर्ल्स भी 81% पास होनी चाहिए। लेकिन गर्ल्स हुई है 73% पास। गर्ल्स एवरेज से कंपेयर करते 81 की बजाय 73% पास हुई। 81 से 73 कितना कम है, 8%। 81 से 73 कितना कम है, 8%। तो 8% लड़कियां कम पास हुई हैं। पूरी क्लास का एवरेज 81 है, लड़कियां पास हुई 73, कितना, 8%। तो 5 लड़कियों का 8% कम पास हुई है, इन्होंने नाम डुबा दिया। भाई यहां टिकना चाहिए एवरेज। 5 लड़कियों का 8% कम पास हुई है मेरे भाई, 5 लड़कियों का 8% कम पास हुई है। ये 81 से नीचे चला गया इतना कांटा। तो बैलेंस करने के लिए मेरे प्यारे भी लड़के इतने ज्यादा पास कराने पड़ेंगे, बैलेंस करने के लिए लड़के इतने ज्यादा पास कराने पड़ेंगे। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ऑस्कर गोज टू यू। 5 लड़कियों का 8% कम पास हुई हैं, हमें एवरेज 81 पे फिक्स करना है, 81% पे फिक्स करना है। अगर 5 लड़कियों का 8% कम पास हुई हैं, तो बैलेंस करने के लिए यहां 5 का 8% एक्स्ट्रा पास कराने पड़ेंगे। बैलेंस करने के लिए 5 का 8% एक्स्ट्रा पास कराने पड़ेंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउट ऑफ टोटल, आउट ऑफ टोटल, टोटल कितने बॉयज हैं, 4। टोटल कितने बॉयज हैं, 4, तो बटे 4, 4 से डिवाइड कर देंगे। हमें बॉयज निकालना ना, कितने परसेंट बॉयज पास हुए, बॉयज कितने, 4। जो भी आपको निकालना है उसी की बेस से डिवाइड करेंगे। 4 से 8 2 बार चला जाएगा, 2 बार, तो ये आ जाएगा 81 और 10 91%, 5 दूनी 10, 91% बॉयज पास हुए। कितने पास हुए बच्चे, 91% बॉयज पास हुए, 91%। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट बहुत धीरे धीरे बताएंगे, बहुत धीरे धीरे तसल्ली से एकदम। एक भी बच्चे को मेरे प्यार भी परेशानी ना रहे, एक भी बच्चे को। अगर आपको समझ में आ गया रिवर्स डेविएशन, तो मेरे दोस्तों कमेंट में यस लिख दीजिए, रिवर्स डेविएशन। चलो मेरे भाई, ठीक है ना।
ये दिस इज रिवर्स डेविएशन। आप बोलोगे हाँ जी, जब भी हम एवरेज से कंपेयर करेंगे हमारा मकसद होगा कि बैलेंस हो, नेट डेविएशन 0 बने। ठीक है भैया, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, हमको समझ गए, आप आगे बढ़े। देखो आप इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो, वेटेड एवरेज से भी। अगर इसका बेसिक मेथड या वेटेड एवरेज देखे क्या है कि सवाल में पूछा ना कितने परसेंट लड़के पास हुए, माना x% लड़के पास हुए, माना x% लड़के पास हुए, माना आपको x का मान निकालना है, वेटेड एवरेज लगाओ। भाई लड़के कितने पास हुए, लड़के लड़कियों की संख्या का रेशो 4-5 है, लड़के कितने पास हुए 4 का x%, बॉयज कितने पास हुए 4 का x%, 4 का x%, प्लस लड़कियां कितनी पास हुई, लड़कियां पास हुई 5 का 73%, 5 का 73% लड़कियां पास हुई। आप बोलोगे हाँ सर। आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने 9, बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितने 9, यानी कि कुल मिलाकर इतने परसेंट पास हुए। जबकि सवाल ये कह रहा है कुल मिलाकर कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए 81%, कुल मिलाकर 81% स्टूडेंट पास हुए, बराबर आना चाहिए 81। यहां से कैलकुलेट करो, यहां से कैलकुलेशन करो, एक्स का मान आएगा, यहां कैलकुलेशन करो एक्स का मान आएगा, लेकिन ये होगा लेंदी, यहां कैलकुलेशन ज्यादा होगी। बताओ एक्स का मान क्या आ रहा है। तानिया शर्मा कह रही है सर क्वेश्चन में ये कैसे पता चलेगा कि डेविएशन है रिवर्स डेविएशन। तानिया शर्मा अभी भी ना पल्ले पड़ा तुमको, बताओ अभी भी ना पल्ले पड़ो। डेविएशन में ओवरऑल ये मीन वैल्यू पूछेगा, ये मीन वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा। रिवर्स डेविएशन में मीन वैल्यू देगा और आपसे इनमें से कोई मिसिंग वैल्यू पूछेगा, मिसिंग वैल्यू। यहां से सॉल्व करिए, बताओ सॉल्व करके एक्स का मान 91 ही आ रहा होगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए 91 से अलग नहीं आएगा, ये 91 आ रहा है कि नहीं एक्स का मान सॉल्व करके। ये हो गया बेसिक या लॉन्ग या कैलकुलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज। ठीक है बच्चे, चलो अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे, बहुत बढ़िया गोरे सवाल करेंगे मेरे भाई। देखिए सवाल नंबर है 50, मजा आएगा। ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस सवाल को आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ रिवर्स डेविएशन। ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन एंड 20% स्टूडेंट फेल्ड। सवाल में बोला है कि भाई स्कूल एक्स से कुछ बच्चों ने एक एग्जाम दिया जिसमें से 20% फेल हो गए। आगे यानी कि यहां पे आज दो स्कूल बताए गए, एक स्कूल एक्स बताया गया, दूसरा स्कूल वाई। आगे सवाल में बोला गया फ्रॉम स्कूल वाई 130% मोर स्टूडेंट देन दैट फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन। स्कूल वाई में स्कूल एक्स के तुलना में 130% ज्यादा स्टूडेंट अपीयर हुए सेम एग्जाम में। तो भाई दो स्कूल है एक्स और वाई, उनमें सेम एग्जाम हुआ, उनमें एक सेम एग्जाम कंडक्ट कराया गया। सवाल में कहा गया है स्कूल वाई में स्कूल एक्स से 130% ज्यादा स्टूडेंट अपीयर हुए। 130% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 10%, 1/10, 130% 13/10, ये आ गया 13/10। स्कूल एक्स की तुलना में स्कूल वाई में 130% ज्यादा स्टूडेंट बैठे, यानी कि अगर स्कूल एक्स में 10 बच्चों ने पेपर दिया है तो स्कूल वाई में 10 से 13 ज्यादा 23 बच्चों ने पेपर दिया है। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर, अगर स्कूल एक्स में 10 बच्चों ने पेपर दिया है तो वाई में 130%, 13 ज्यादा 23 बच्चों ने पेपर दिया है। आगे क्या बोला है 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम द स्कूल पास्ट। दोनों स्कूल से अपीयर होने वाले स्टूडेंट में 90% पास हुए, दोनों स्कूल से मिलाकर कुल 90% बच्चे पास हुए। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल वाई हु फेल्ड। वाई से कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए, वाई से कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए, सवाल में आपसे पूछा है फेल कितने परसेंट हुए फेल। तो फेल पे ध्यान दीजिए ना, सवाल में यह बोला है पहली लाइन में कि स्कूल एक्स से कुछ बच्चे अपीयर हुए जिसमें से 20% फेल हो गए। स्कूल एक्स से कितने बच्चे फेल हो रहे हैं 20%।
सवाल में यह पूछा गया कि बताओ स्कूल वाई से कितने परसेंट फेल हुए, स्कूल वाई से। क्वेश्चन के अनुसार दोनों स्कूलों से मिलाकर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों स्कूल से मिलाकर 90% पास हैं। एक्स और वाई दोनों विद्यालय से उपस्थित हुए कुल बच्चों में 90% पास। अगर मेरे भाई दोनों स्कूल से जो बच्चे पेपर हुए उन्होंने 90% पास हुए हैं, तो 100% में से 90% घटाइए, दोनों स्कूलों में से 10% बच्चे फेल हुए। दोनों स्कूल एक्स और वाई में मिलाकर 10% बच्चे फेल हुए, 10% बच्चे फेल हुए। दिख गया? क्या आपको रिवर्स डेविएशन का सवाल नहीं दिख रहा मेरे भाई? दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन ऑफ रिवर्स डेविएशन। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया है। ये आपसे पूछा है, आप बताओ अगर दोनों स्कूल से 10% बच्चे फेल हुए हैं, दोनों स्कूल से मिलाकर, तो एक्स से भी 10% फेल होने चाहिए थे, वाई से भी 10% फेल होने चाहिए थे। अगर दोनों स्कूल से 10% फेल हुए तो एक्स से भी 10% फेल होने चाहिए, वाई से भी 10%, पर एक्स से 20% फेल हुए हैं। एवरेज है 10% से 10% ज्यादा है। स्कूल एक्स से 10% बच्चे ज्यादा फेल हुए हैं, है ना? 10 से 10% ज्यादा है। तो स्कूल एक्स में 10 बच्चे बैठे, 10 का 10%। स्कूल एक्स में 10 बच्चों ने पेपर दिया है, तो 10 का 10% होता है 100। 100% ज्यादा फेल हुए तो बैलेंस करने के लिए कम करना पड़ेगा। अगर यहां 10 दुसाम 100 ज्यादा हो रहा है तो बैलेंस करने के लिए कम करना पड़ेगा, बटे स्कूल वाई से कितने बच्चे फेल हुए? स्कूल वाई में 23 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 23 से डिवाइड करेंगे, 23 से डिवाइड करेंगे, तो 23 चौका 92, बचेगा 8 जीरो, और 23 तिया 69। तो 10 में से 4.3 घटाएंगे तो यह आएगा अप्रोक्स 5.7। तो स्कूल वाई से लगभग 5.7% बच्चे फेल हुए। स्कूल वाई से यह आंसर है डी, 5.7% बच्चे फेल हुए। बताइए, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है यहां पे? आप बोलोगे सर क्या ही प्रॉब्लम बची अब आपने इतना अच्छे से हमें बता दिया सर, आंखों से आंसू आ गए। 51, किसकी आंखों से आंसू आ गए मेरे भाई? देखो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि एक ही लैंग्वेज पे एक एक सवाल कराया जाए, हर लैंग्वेज पे सवाल कराया जाए। अब मैं एक ही भाषा पे अगर दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन कराऊंगा तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि इतने ज्यादा सवाल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। लेकिन आप उनको खुद से जरूर प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे हमारी बुक है एसएससी मैथ्स की 8000 क्वेश्चंस के कलेक्शन की, प्रीवियस ईयर के ही सवाल है। इस बुक में आपको डेविएशन के इन्हीं लैंग्वेज पे और सवाल मिल जाएंगे, तो यहां से और प्रैक्टिस करिएगा, और आप यहां से प्रैक्टिस करके, क्योंकि ये सारा खेल है प्रैक्टिस का, केवल समझने से कुछ नहीं होता। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट फास्ट कर पाओगे, उतना फास्ट फास्ट कराओगे। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ये देखिए अगला सवाल 651, किसी सब्जेक्ट के 180 मार्क्स के पेपर में 75% मार्क्स थ्योरी के हैं और बाकी प्रोजेक्ट के लिए जो है एलोकेट किए जाते हैं। वीना थ्योरी में 60% लाती है। इस सब्जेक्ट में कुल 62% मार्क्स लाने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? देखिए एक सब्जेक्ट है, उसमें थ्योरी होता है और मेरे भाई बाकी का प्रोजेक्ट वर्क है। तो 180 मार्क्स का सब्जेक्ट है, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसमें थ्योरी आएगी 75% थ्योरी पूछी जाएगी, बाकी का 25% आपसे प्रोजेक्ट वर्क पूछा जाएगा। यानी कि थ्योरी और प्रोजेक्ट के वेटेज का रेशियो क्या है? अगर एक एग्जाम होता है तो उसमें 75% की थ्योरी आएगी और बाकी का 25% प्रोजेक्ट आएगा। तो थ्योरी और प्रोजेक्ट के वेटेज का रेशियो क्या है? 25 या 75, 3:1 आएगा। अब वीना नाम की एक लड़की है, उसने पेपर दिया। वीना के थ्योरी में 60% नंबर आए, थ्योरी में। इस सब्जेक्ट में कुल 62% स्कोर लाने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने परसेंट चाहिए? अगर वीना इस सब्जेक्ट में कुल का मतलब थ्योरी प्लस प्रोजेक्ट में मिलाकर, अगर वीना कुल 62% मार्क्स लाना चाहती है, तो पूछा है
प्रोजेक्ट में कितने परसेंट नंबर लाने पड़ेंगे। बात आ गई समझ में। रिवर्स डेविएशन का सवाल है। अगर वीणा को कुल का मतलब दोनों में, थ्योरी और प्रोजेक्ट दोनों में मिलाकर अगर 62% मार्क्स चाहिए तो सवाल को पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि रिवर्स डेविएशन का सवाल है। प्रोजेक्ट में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, नहीं कर पाओगे। अगर वीणा ओवरऑल 62% लाना चाहती है तो थ्योरी में भी 62 होने चाहिए, प्रोजेक्ट में भी 62% आने चाहिए। लेकिन थ्योरी में नंबर आए 60%, 62 की बजाय 60% नंबर आए। थ्योरी में 2% नंबर कम आए, थ्योरी में 3 नंबर का 2% कम आए थ्योरी में, तो बैलेंस करने के लिए प्रोजेक्ट में 3 नंबर का 2% एक्स्ट्रा कर देते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, बटे प्रोजेक्ट कितने का, 1 मार्क्स का बटे 1, तो 62 + 6 आ गया 68, तो उसे प्रोजेक्ट में 68% स्कोर लाना पड़ेगा। 68%, बात खत्म। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ गया एक को छोड़ के। वो तो पता ही है किसका आंसर नहीं आया, आगे चलेंगे। ये बताइए, आईसीएआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का सवाल है। हर सवाल की लैंग्वेज अलग मिलेगी, कॉन्सेप्ट सेम, सवाल अलग, सारे सवाल अलग, कॉन्सेप्ट एक सेम, अकेला कॉन्सेप्ट डेविएशन। मुझे बड़ा दुख होता है जब टीचर हर सवाल के लिए अलग ट्रिक बताता है। किसी में वो एक्स मान के करवाते हैं, किसी में 100 मान के कराते हैं, सबका अलग हिसाब चल रहा है। यूट्यूब पे 10 टीचर देखो, सब 10 तरीके अलग अलग बता रहे हैं, पर हम ऐसे हैं कि प्रॉफिट लॉस में ऐसी आ जाए, एलिगेशन में आ जाए मेरे भाई, मिक्सर एलिगेशन में, डिस्काउंट में आ जाए, हर एक में शुरू से लेकर आखिर तक पूरे सिलेबस में एक ही तरीका बताएंगे, एक ही तरीका, डेविएशन वेटेड एवरेज। जहां बीच में प्लस आएगा, दुनिया का कोई भी चैप्टर का सवाल हो, जहां बीच में प्लस आएगा एक ही तरीका सिखाऊंगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर में आए। हम ये परसेंटेज नहीं पढ़ रहे, परसेंटेज तो बहुत पीछे छूट गया बेटा, हम उससे आगे निकल रहे हैं। नेक्स्ट बताओ, एक साल में खेले जाने वाले 240 मैचों में से एक क्रिकेट टीम 80% मैच जीतना चाहती है। भाई हमारी इंडियन टीम का टारगेट है कि साल में 240 मैच चलेंगे, हमें 80% जीतने हैं। आउट ऑफ द 65% ऑफ गेम्स, 65% गेम्स जो ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, भाई 65% गेम ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, उनमें सक्सेस रेट 75% है, 75% मैच जीते हैं। तो आपसे पूछा रिमेनिंग गेम्स में सक्सेस रेट क्या होना चाहिए जिससे कि हम टारगेट को अचीव कर सकें। देखिए मेरे भाई, एक टीम का टारगेट है कि साल में 240 मैच खेलेंगे हम, हमें उसमें से कुल 80% मैच जीतने, 80% मैच जीतने हैं। अब अभी तक 65% मैच खेले जा चुके हैं। कितने मैच खेले जा चुके हैं? 65%। देखो इस 240 की कोई जरूरत नहीं कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 65% का मतलब 13/20, 5% 1/20, 65% 13/20, यानी कि टोटल अगर 20 मैच है तो 20 में से 13 मैच खेल लिए, 20 में से 13 मैच खेल लिए, और इन 13 मैचों में से सक्सेस मिली है 75% मैच में, 75% जीते हैं। तो बाकी कितने बचे? रिमेनिंग शेष कितने बचे? 20 मैच में से 13 मैच खेल लिए तो बचे 7, 20 में से 13 घटाइए, तो पूछा बचे 7 मैचों में कितना सक्सेस रेट होना चाहिए, कितने परसेंट मैच जीतने चाहिए टीम को कि टारगेट पूरा हो सके। टारगेट क्या है? ओवरऑल 80% मैच जीतने का, कुल 80% मैच जीतने का टारगेट है। आ गया ना डेविएशन, रिवर्स डेविएशन का सवाल। पढ़ते पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा मेरे भाई। 20 मैच में से 20 का 65%, 13 मैच में से 75% जीते हैं, बाकी 7 में से कितने परसेंट जीते हैं कि टारगेट 80% जीतने का अचीव हो सके। भाई अगर कुल 80% जीतने हैं तो ये भी 80 जीतना चाहिए था, और आगे भी 80% जीतने हैं, आगे भी 80% जीतने पड़ेंगे। लेकिन ये मैच तो 75% ही जीते अब तक, 80% की बजाय 75% मैच ही जीते हैं, 5% कम जीते हैं, या 13 मैचों का 5% कम जीते हैं, 13 पंजे 65। तो बैलेंस करने के लिए अगर यहां 65% कम जीते हैं तो यहां 65% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्लियर है? 65% एक्स्ट्रा जीतने पड़ेंगे आउट ऑफ रिमेनिंग 7 मैच। रिमेनिंग कितने मैच है? 7 मैच। ठीक है, तो 7 से 65 जाएगा 9 बार, 7 नाम 63,
2.0 बढ़ा लेंगे 721, तो अप्रोक्स आएगा 89.3। तो 89.3 अप्रोक्स जो है रिमेनिंग मैचों में से जीतना पड़ेगा। आया ना? मजा आया मेरे भाई? ऐसा मजा और कहां हमारे अलावा। जीडी का सवाल देखो बच्चों, बताओ हमारे अलावा इतना सीक्वेंस में पढ़ने के अलावा कहीं मिलेगा क्या आपको? सबका एक ही मकसद है, थ्योरी फॉर्मूला लिखवाओ, एक सवाल कराओ और आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी बैच खत्म करके नया बैच लाओ। हमारा वो मकसद है ही नहीं। शुरू से लेकर आखिर तक बच्चे को लॉन्च करवाना है। ये केवल बैच एसएससी के लिए नहीं है बेटा। एसएससी के अलावा जितने पेपर हो रहे हैं ना, आईसीआर का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, सीडीएस का, इनका लेवल बहुत हाई है, बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं। आप छुट्टू फुट्टू चीजें करके नहीं निकाल सकते ऐसे पेपर्स को। वो परेशान बच्चे हमारे पास आते हैं। सर एक सजेशन दोगे प्लीज, क्लास करने के बाद सीट और बुक्स कौन सा प्रैक्टिस करें? रुबाई दास जी, क्लास खत्म करने के बाद आपको एक बार सीट का रिवीजन करना है। एक बार सीट का रिवीजन करना है क्लास खत्म होने के बाद, पक्का। लेकिन उसके बाद आपका एग्जाम में बहुत टाइम है, आपके पास समय है, तो आपको इस किताब से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। इस किताब में क्लास के भी सवाल मिलेंगे कुछ, और एक्स्ट्रा सवाल भी मिलेंगे। भाई मैं सारे सवाल थोड़ी ना क्लास में खत्म करवा सकता हूं। 8,000 क्वेश्चन है, ये आपको बनाने हैं। अब जैसे हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अब जो है कुछ दिनों में, तो उसके बाद आप क्या करो, इस चैप्टर, इस बुक में परसेंटेज के जितने भी सवाल हैं जो आपको लग रहे हैं कि यार ये अलग सा है, उसको मार्क कर लो, उसको सर्कल से मार्क कर लो और उन्हीं को सॉल्व करो। बस उन्हीं को आप सॉल्व करो, बस आ जाएगा। ठीक है सर। चिड़ियाघर वाला सवाल, वो चिड़ियाघर वाला सवाल रेशियो में आएगा आयुष कुमार, और उसमें आएगा एलिगेशन में। दो आदमी ए और बी, उनके वेट का रेशियो 5:3 है। दो आदमी हैं ए और बी, उनके वजन का रेशियो कितना है? 5:3। ए के वेट में 5% की वृद्धि होती है। ए का वजन 5% बढ़ जाता है, और ए और बी का कुल वजन 15% बढ़कर 92 किलो हो गया। बी के वेट में परसेंटेज वृद्धि बताओ। 92 किलो की कोई जरूरत है क्या? नहीं, परसेंटेज में पूछा, इसकी कोई जरूरत नहीं। ए का वजन 5% बढ़ा, ए और बी का कुल वजन कितना बढ़ा? 15%। ए और बी का कुल वजन बढ़ा 15%। पूछा है बी का वजन कितने परसेंट बढ़ा? क्या आप नहीं निकाल सकते मेरे भाई? नहीं निकाल सकते। अगर कुल वजन 15% बढ़ा है तो ए का भी 15 बढ़ना चाहिए परसेंट, और बी का भी 15% बढ़ना चाहिए। पर ए का वजन बढ़ा है 5, 15% की बजाय ए का वजन 5% बढ़ा है, 10% कम बढ़ा है। तो ए का जो वेट है 5 का 10% कम बढ़ा है। ए का वेट 5 का 10%, तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर यहां 5.50 कम बढ़ा है तो यहां 50% एक्स्ट्रा होना चाहिए। आउट ऑफ टोटल बी का वेट कितना है? 3/3। तो 50 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 16.66। तो 15 + 16 31.66। तो 31.66% बी का वजन बढ़ना चाहिए। आंसर आ गया। ये बताओ 54 नंबर करो। ये बैंकिंग के पेपर का सवाल है, जल्दी से बताओ। बैंकिंग के पेपर का सवाल है, फटाफट। सवाल नंबर 54। एक कंपनी के एम्प्लॉय का 40% पुरुष है। 40% ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए सर्टेन कंपनी आर मैन, यानी कि एक कंपनी में मैन भी है और वुमेन भी है। चीख चीख के सवाल कह रहा है कि 40% पुरुष है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि अगर कंपनी में टोटल 5 आदमी काम करते हैं तो 5 का 40% 2। कंपनी में 2 मैन है, बाकी की 3 वुमेन है। अगर कंपनी में 5 आदमी काम करते हैं तो 2 मैन है, बाकी की 3 वुमेन है। आगे क्या बोला है? यह बैंकिंग का पूछा हुआ सवाल है, एग्जैक्ट। 75% ऑफ मैन अर्न मोर देन 38,000 पर ईयर। 75% आदमी ऐसे हैं जो हर साल 38,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। आगे क्या बोला है? 48% ऑफ कंपनी इंप्लॉय अर्न मोर देन 38,000 पर ईयर। बोला कंपनी का, पूरी कंपनी में 48% इंप्लॉय ऐसे हैं जो 38,000 रुपए पर ईयर से ज्यादा कमाते हैं।
तो आपसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, कि कंपनी ने जिन औरतों को काम पे लगा रखा है उसमें कितनी परसेंट महिलाएं ऐसी हैं जो या तो 38,000 रुपए के बराबर कमाती हैं या 38,000 रुपए से कम कमाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। कोई भी तरीका है जो आपको पसंद आए वो कर लीजिए। आखिर की लाइन देखो, सवाल में पूछा कितनी परसेंट, इतनी महिलाएं ऐसी हैं जो या तो 38,000 रुपए के बराबर कमाती हैं या 38,000 रुपए से कम कमाते। कितनी महिलाएं ऐसी हैं? अब इसी पे ध्यान दो ना, सवाल में तो ये बोला है कि 75% मेल ऐसे हैं जो 38,000 रुपए से ज्यादा कमाते, मोर देन। तो 100% में से 75 घटा दो ना, 25%। 25% मैन ऐसे हैं जो या तो फिर 38,000 के बराबर कमाएंगे या उससे कम। भाई 38,000 रुपए से ज्यादा कमाने वाले 75% पुरुष हैं, तो बाकी के 25% ऐसे हैं जो या तो 38,000 के बराबर कमाते हैं या उससे कम कमाते हैं। पूरी कंपनी के एम्प्लॉय का मतलब होता है मैन प्लस वुमेन। पूरी कंपनी में 48% कर्मचारी ऐसे हैं जो 38,000 से ज्यादा कमाते हैं। तो 100% में से 48 घटा दो, 52%। 52% पूरी कंपनी के कर्मचारी ऐसे हैं, 52% आर दोज पर्सन हु अर्न लेस देन 38,000 और इक्वल टू 38,000। मैंने यहां पे लेस कर लिया। अब आपसे पूछा है कितनी परसेंट महिलाएं ऐसी हैं जो 38,000 के बराबर या उससे कम कमाती है। नहीं कर सकते, डेविएशन का सवाल। अगर कुल 52% है तो ये भी 52 होना चाहिए, ये भी 52% होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन मैन है 25%। 52 से 25 27% कम है। दो आदमियों का 27% ऐसे हैं जो 38,000 से कम कमा रहे हैं, तो 2 गुणा 27 54। तो बैलेंस करने के लिए 54% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कितनी महिलाएं मेरे प्यारे भाई, कितनी वुमेन है? 3 वुमेन है, तो बटे 3। 3 से 54 जाएगा 18 बार, 52 प्लस 18 70। 70% महिलाएं ऐसी हैं जो या तो 38,000 रुपए के बराबर कमाती है उससे कम कमाती है। लेकिन आंसर पूछा है फ्रैक्शन में, तो 70% को फ्रैक्शन में क्या कहोगे? 7/10। 7/10 ऑफ वुमेन अर्न लेस देन 38,000। 7/10। सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। आप मुझे बताओ, मैं बैच में ही इतने सवाल कराता हूं, एक एक कॉन्सेप्ट पे इतने इतने सवाल कराता हूं कि ये बच्चा अगर वही ढंग से पढ़ ले तो उसका काम हो जाए। आप मुझे बताओ, डेविएशन पे, रिवर्स डेविएशन पे कौन से टीचर हैं जो 40 सवाल बच्चे को प्रैक्टिस कराता है? मैं चैलेंज करता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि डेविएशन पे और रिवर्स डेविएशन पे कोई अध्यापक ऐसा नहीं है जो बच्चों को 40 सवाल प्रैक्टिस करके सिखाए, क्योंकि बच्चा पहली बार ये नया कॉन्सेप्ट सीख रहा है। आसान है, अगर आसान चीज पहली बार भी पढ़ता है तो मुश्किल लगता है। 40 कराते हैं, मुश्किल से मुश्किल 3 क्वेश्चन, 3 से 5 सवाल कराते हैं टीचर, और हम आपको 40 सवाल सिखा रहे हो कि आप ऐसे हो जो प्रैक्टिस के सहारे ही गणित सीख सकते हो। मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट लिखवा दूं कि ऐसे ऐसे गुणा कर लेना, ये वेटेड एवरेज होता है, ऐसे कम ज्यादा कर लेना, डेविएशन होता है। क्या घुसेगा तुम्हारे दिमाग में? थोड़ी सी लैंग्वेज बदलेगी, आप सन्न हो जाओगे। समझ में? आगे चलते हैं। यहां से अगला टाइप, यहां से अगला टाइप। अगला टाइप, अब यहां से अगला टाइप है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अब आपको आएगा असली मजा। मैंने आपको आय खर्चा बचत वाले सवाल कराए थे, आय खर्चा बचत वाले सवाल कराए थे। बताया खर्चा प्लस बचत बराबर इनकम। मैंने आपको तब बताया था बेसिक तरीका 100 मान के, याद है कि भूल गए? इसी शीट में मैंने आपको आय खर्चा बचत मान के बताया था। आय खर्चा बचत वाले सवाल कराए थे, खर्चा इतने % बढ़ा, बचत इतने % बढ़ी, इनकम कितने % बढ़ेगी, ये सवाल कराए थे। वहां मैंने आपको बताया था बेसिक मेथड 100 मान के। अब मैं आपको बताऊंगा एक और दूसरा मेथड, हवा हवाई।
मैंने बताया कि जहां बीच में प्लस आएगा, जहां आया बीच में प्लस, वहां लगेगा डेविएशन। भाई आपको खर्चे में परसेंटेज चेंज देगा, खर्चे में परसेंटेज चेंज देगा, आपको बचत में परसेंटेज चेंज देगा, और आपसे क्या, खर्चा प्लस बचत ही तो इनकम है, सॉरी, खर्चा प्लस बचत ही तो इनकम है, खर्चा प्लस बचत ही तो इनकम होती है, आपको इसमें परसेंटेज चेंज देगा। ये डेविएशन का सवाल नहीं बन गया? जहां खर्चे में चेंज दिया, बचत में चेंज दिया, खर्चा प्लस बचत ही तो इनकम कहा जाता है, खर्चा प्लस बचत में परसेंटेज चेंज दिया, कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, जहां आया प्लस वहां लगा डेविएशन, जहां आया प्लस वहां लगा डेविएशन। अब ये देखिए पहला सवाल, ये सवाल मेंस के पेपर का है, मेंस के पेपर का सवाल में कहा एक आदमी अपनी इनकम का 33.3% बचाता है। 33.3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। एक आदमी अपनी इनकम का 33:1/3% बचाता है, इनकम का, यानी कि अगर आदमी की इनकम 3 रुपए है ना, तो 1 रुपए की बचत करता है, ये लाइन है। एक आदमी अपनी इनकम का 33:1/3% सेव करता है। 33:1/3% का फ्रैक्शन 1/3। अगर आदमी की इनकम 3 है तो 3 में से आदमी 1 रुपए की बचत करता है, बाकी 2, 3 में से घटाओ, बाकी का 2 खर्चा करता है। यह आदमी की खर्चा और बचत का रेशियो है। अब हुआ क्या, आदमी की बचत 22% बढ़ गई, बचत 22% बढ़ जाती है, खर्च 10% बढ़ जाता है, खर्च 10% बढ़ जाता है। पूछा है उसकी इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी, इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी। अरे इनकम का मतलब ही तो खर्चा प्लस बचत होता है बंधु, इनकम का मतलब ही तो खर्चा प्लस बचत होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यही तो पूछा है, खर्चा प्लस बचत, जहां आ गया प्लस वहां लगा डेविएशन, खर्चा प्लस बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो ये तो मेरे भाई डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज से उड़ा लो। खर्चा बढ़ गया 2 का 10% 20, बचत बढ़ गया 1 का 22% 22, तो 20 और 22 42, 42% आपका टोटल बढ़ गया खर्चा बचत आउट ऑफ टोटल। खर्चा प्लस बचत टोटल कितना है 3, तो 42/3 आ गया 14%। तो आदमी की जो इनकम है 14% बढ़ जाएगी, 14%। ये आंसर है बी ऑप्शन, 14%। एक स्टेप में आंसर। ये मेंस का पूछा हुआ सवाल था, सीजीएल का। आइए आगे चलेंगे, ये बताइए 56 कौन करेगा। गीता की बचत उसके खर्च का 28%। 28% क्या होता है, 4% 1/25, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25। गीता की बचत उसके खर्च का, खर्च का, गीता की बचत खर्च का 28% है। सवाल को ढंग से पढ़ा करो, क्या बोला है। गीता की बचत खर्च का 28% है, खर्च का 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25, यानी कि गीता का खर्चा अगर 25 है, अगर गीता का खर्चा 25 है तो 25 का 28% बराबर 7, तो गीता का बचत 7 है। ये पहली लाइन का मतलब है, अगर गीता का खर्चा 25 है तो 25 का 28% 7 गीता की बचत है। गीता का खर्चा 17.4% बढ़ जाता है, गीता का खर्चा 17.4% बढ़ जाता है, और बचत 5% कम हो जाती है। गीता की बचत 5% कम हो जाती है, कम का मतलब माइनस। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो प्लस, कम हो रही है तो माइनस, देखो माइनस आ रहा है, 5% गीता की बचत कम हो जाती है। इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, इनकम का मतलब, इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही इनकम होता है, यही इनकम होता है। तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में कितने परसेंट का चेंज आएगा, नेट चेंज आपको निकालना है मेरे भाई। डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज से मेरे हिसाब से आसान कैलकुलेशन होगी। खर्चा कितना बढ़ गया, 25 का 17.4%। देखो 25 की 17 में गुणा करोगे क्या आएगा, 25 की 20 में गुणा करो 500, 500 से 75 कम करो 425, 25 की 0.4 में गुणा करो 10, तो आएगा 435। खर्चा बढ़ गया, 25 की 17.4 में गुणा करो 435। बचत कितनी कम होगी, 7 का 5%, यानी कि 35, -35 बचत कम होगी।
आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है मेरे भाई? टोटल है खर्चा प्लस बचत, टोटल खर्चा प्लस बचत 32 है, तो बटे 32, तो 435 माइनस 35 400%, 400% बटे 32 आ गया, 4 से 32 8 बार जाएगा, 100 बटे 8 आ गया 12.5, 12.5% उसकी जो है इनकम बढ़ जाएगी, 12.5, 1 सेकंड में आंसर 22.4 नहीं है, आंसर 12.5 है। माइनस है बेटा, बचत माइनस है, 5% कम हो रही है, बढ़ा रहे हैं तो प्लस, कम करते हैं तो माइनस। वेटेड एवरेज से तुरंत आंसर आ गया। आइए अगला, ये बताओ 58 नंबर सवाल बताओ आप, 57 खुद करके बताना। ए अपनी इनकम में से 35% बचत करता है, ए अपनी इनकम में से 35% बचत करता है, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 5%, 1/20, 35% 7/20। ए अपनी इनकम में से 35% बचत करता है, यानी कि ए की इनकम अगर 20 है तो 20 का 35% 7 रुपए उसकी बचत है। हमें चाहिए खर्चा बचत का रेशियो। ए अपनी इनकम में से 35% बचाता है, अगर ए की इनकम 20 है तो 20 में से 7 वो बचत करता है, 20 में से 7 घटाइए, बाकी 13 खर्च करता है। तो ये ए के खर्च और बचत, एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो है। सवाल बोला उसकी इनकम 20.1% बढ़ जाती। इनकम का क्या मतलब हुआ भाई? व्हाट इज इनकम? इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत, इनकम का मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 20.1% बढ़ जाती है। पहली लाइन भाई, उसकी इनकम 20.1% बढ़ जाती है, इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत 20.1% बढ़ जाती है, खर्चा 25% बढ़ जाता है, खर्चा 25% बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर 25% बढ़ जाता है। पूछा सेविंग कितने परसेंट बढ़ जाएगी, बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी। तो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ रिवर्स डेविएशन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रिवर्स डेविएशन। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, रिवर्स डेविएशन का ही सवाल है, बेसिक से करेंगे तो इट इज लेंदी। आप बताओ, अगर एक आदमी की इनकम 20.1% बढ़ी है, अगर किसी आदमी की इनकम 20.1% बढ़ी है इनकम, तो खर्चा भी 20.1% बढ़ना चाहिए और बचत भी 20.1% ही बढ़नी चाहिए। अगर किसी आदमी की इनकम 20.1% बढ़ी है तो खर्चा भी 20.1% बढ़ना चाहिए और बचत भी 20.1% बढ़नी चाहिए, लेकिन खर्चा बढ़ा है 25%, 20.1 से 25 4.9% ज्यादा है, यानी कि खर्चा 4.9% एक्स्ट्रा बढ़ा। 20.1 से 25 कितना ज्यादा है? 4.9, तो खर्चा 13 का 4.9% एक्स्ट्रा बढ़ा है खर्चा। तो बैलेंस करने के लिए यहां 13 का 4.9% कम कर देंगे बैलेंस करने के लिए। आउट ऑफ टोटल सेविंग, टोटल सेविंग है कितने की? बचत है 7/7 ही आएगा, 7 सत्ते 49.7 जाएगा भाई, 13 सत्ते 91 9.1, 20.1 में से 9.1 घटाएंगे तो 11%, तो बचत 11% बढ़ जाएगी, इंक्रीज। आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज और नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज। पॉजिटिव आ रहा है तो 11% बढ़ जाएगी आंसर। मजा आया? बोलो मजा आया? सवाल करके बताओ ये वाला 57। डी ऑप्शन आ गया? आ गया, वेरी गुड। डी ऑप्शन इस सवाल का सही सही आंसर है। हो गया? अभी बताओ सवाल नंबर 59, 59 60, चलिए कल करेंगे, ठीक है कल करेंगे। कल मैं आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, ठीक है। कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। कल की क्लास में भी एक और नया और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानेंगे पूरे अर्थमेटिक का। आज इतना ही मेरे दोस्तों, बाकी कल करते हैं, बाय।